हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, है ना। आप सभी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप सभी की। ओके, तो आज हम जो, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम 20 क्वेश्चन है वो करवा दिए थे, इससे पहले जो एक एग्ज़ाम में हुए थे किसने पूछे थे, वो टीसीएस ने पूछे थे। तो उसी से मिलते जुलते जो आगे किसी और एग्ज़ाम में उनके क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर सेक्शन के, आज हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। Once fill in the blank has infected a substantial number of computer system, it generates revenue either by displaying advertisement or using by pay-per-click mechanism to charge its client against the number of click on the displayed ads. Basically ये किसकी बात कर रहा है? Basically जब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं सर? हम एडवेयर पढ़ते हैं, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडवेयर होगा। अब एडवेयर होता है कि बेसिकली आपने देखा होगा कि सर हमारे पास कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती हैं वो हमें एड्स दिखाती हैं, जैसे हम उनको यूज़ करते हैं तो हमें बीच बीच में क्या आती है? एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं। तो जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं वो किसकी वजह से आती हैं? बेसिकली क्योंकि उस सॉफ्टवेयर में कौन सा एक तरीके से प्रोग्राम चल रहा होता है, एडवेयर चल रहा होता है। या फिर अगर आपको रियल टाइम एग्जांपल देखना होगा तो जितने भी हमारे पास रेडमी के फ़ोन होते हैं ना, तो रेडमी के फ़ोन में देखना आप कितने ज़्यादा एड्स आते हैं, है ना। हर एक कोई भी छोटी से छोटी चीज़ अगर उनको अगर चलानी है, कुछ करना है, तो एड्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि एड्स की वजह से ही इनडायरेक्टली क्या होता है, कंपनी को रेवेन्यू वगैरह जनरेट होता है। तो बेसिकली जो एक क्वेश्चन था ये किसके रिगार्डिंग था? ये बेसिकली हमारा एडवेयर के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। अब चलो हम जैसे ये देख ही रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग जो और क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं एग्जाम रेलिवेंट आपको, तो वो मैं आपको थोड़ा लिखवा देता हूँ यहाँ पे। इनको आपने क्या करना है, कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी, कौन सा क्वेश्चन होता है सर? हमारा वॉर्म का क्वेश्चन होता है। तो वॉर्म का मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि ये वॉर्म होता है क्या? एक हमारा स्टैंड अलोन मेलिशियस प्रोग्राम होता है। इसको आप ऐसे नोट कर लेना अपनी कॉपी पे। ये क्या होता है? स्टैंड अलोन होता है, प्लस क्या होता है? ये हमारे पास एक मेलिशियस प्रोग्राम होता है जो क्या काम करता है? दो स्टेप तो मैंने आपको ये लिखवाए थे, प्लस ये क्या काम करता है सर? हमारा जो वॉर्म होता है वो क्या करता है? अपने आप को रेप्लिकेट करने का काम करता है। दैट रेप्लिकेट, है ना। रेप्लिकेट आप समझते हो ना कि अपने आप को क्या करता है? एक तरीके से डुप्लीकेट करने का काम करता है। एक तरीके से क्या करता है? अपने आप को डुप्लीकेट करता है। डुप्लीकेट किस चीज़ को करता है? देमसेल्व्स, ओके, टू स्प्रेड टू द अदर कंप्यूटर, टू स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर। कंप्यूटर बोल लो या फिर आप डिवाइस बोल लो, डिवाइस अक्रॉस नेटवर्क, है ना। ये मैंने आपको क्या चीज़ थी, ये मैंने आपको भी पहले बताई थी कि वॉर्म का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एक तरीके से प्रोग्राम है या फिर कौन सा मलिशियस प्रोग्राम है जो क्या करता है? अपने आप को रेप्लिकेट करता है ना। और एक तो अपने आप को क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। और किसकी हेल्प से ये स्प्रेड होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर? बाय द हेल्प ऑफ नेटवर्क, है ना। जैसे मान लेते हैं मेरे सिस्टम में क्या आ गया, एक वॉर्म आ गया, तो वॉर्म क्या करेगा? अपने आप को रेप्लिकेट करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये वॉर्म नंबर 1 हो गया, ये मेरा वॉर्म नंबर 2 हो गया। तो वॉर्म नंबर 1 ने भी अपने आप को तोड़ लिया, ठीक है। इसने भी वॉर्म नंबर 1 में तोड़ लिया, वॉर्म नंबर 2 में इसने अपना अपने आप को तोड़ दिया। मतलब ये क्या कर रहा है? ये एक तरीके से मेरे सिस्टम की जो मेमोरी है उसको फुल करने का काम कर रहा है ना। क्योंकि ये क्या कर रहा है? अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है। रेप्लिकेट कर रहा है, इससे होता है क्या है बेसिकली वॉर्म से, कि जो हमारी सिस्टम की जो स्टोरेज होती है, ये स्टोरेज हमारी काफ़ी फुल कर देता है। हम बोलते हैं कि मेरे फ़ोन में अभी स्पेस ही नहीं बचा है, पर हमें ये नहीं पता होता है कि, या फिर हम बोलते हैं मेरे कंप्यूटर में स्पेस ही नहीं बचा है। वो क्यों नहीं बचा होता है? क्योंकि कहीं न कहीं हमारे सिस्टम में मान लेते हैं गलती से अगर वॉर्म आ गया है, तो वॉर्म यही काम करता है, आपकी स्टोरेज को फुल करने का काम करता है, ताकि आपकी इन द एंड आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो ठप हो जाए। तो वो काम करता है हमारा वॉर्म। और ये किसकी हेल्प से स्प्रेड होता है? मान लेते हैं कि मैंने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया और मेरे सिस्टम पे एक तरीके से कोई मैं एप्लीकेशन चला रहा हूँ, और उस एप्लीकेशन को मान लेते हैं, उस एप्लीकेशन के थ्रू मैंने क्या किया, अपने फ्रेंड को कोई एसएमएस भेजा है, कुछ और XYZ कुछ भी चीज़ भेजी, तो वो क्या करता है? वो अपने आप की एक कॉपी उसको मेरे फ्रेंड को भी शेयर कर देता है, अपनी कॉपी, और उसके फॉर्म में भी क्या करता है? अपने आप को रेप्लिकेट करने का काम कर देता है। तो इन द एंड वॉर्म करता ही क्या है? ये सारे के सारे जो काम होते हैं वो करता है। तो इसको आपने अच्छे से नोट बना के लिख लेना है। बाकी इससे मिलता जुलता एग्जाम में जैसे टीसीएस ने पूछा था अभी, वो कौन सा क्वेश्चन पूछा था कि स्पाईवेयर क्या होता है ना। स्पाईवेयर होता है क्या? जैसे मान लो कि मुझे क्या करना है, मुझे आपके ऊपर जासूसी करनी है। तो जासूसी करने के लिए मैं क्या लगाता हूँ? अपना एक एजेंट लगाता हूँ। तो वैसे ही अगर मुझे आपके डिवाइस की जासूसी करनी है कि आप क्या बात कर रहे हो, आप कहाँ पे हो, ये सारी चीज़ें अगर मुझे करनी है, तो मेरे पास क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम के थ्रू मैं आपसे सारी आपकी परमिशन लेता हूँ। आपकी कौन कौन सी परमिशन लूँगा? एक तो मुझे देखना है आप कहाँ पे हो, एक कैमरा की पोजीशन लूँगा आपसे मैं, और एक आपकी लोकेशन की पोजीशन ले लूँगा आपसे मैं, है ना। इसके अलावा मुझे अगर आपकी ऑडियो सुननी है तो ऑडियो की परमिशन ले सकता हूँ मैं आपकी।
ऑडियो बोलो या फिर इसको माइक बोलते हैं ना, माइक्रोफोन की परमिशन बोलते हैं। अब ये सारी मैं परमिशन लूँगा और ये परमिशन का यूज़ कौन करेगा, बेसिकली जो मेरा प्रोग्राम होगा वो इसको यूज़ करेगा और जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी इस इन्फॉर्मेशन को मुझे वो सेंड कर देगा। ओके, तो अब आप देख रहे हो ना आपके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरीके से जासूसी का काम कर रहा हूँ। इसको हम क्या बोल देते हैं, स्पाईवेयर बोल देते हैं। और स्पाईवेयर कैसे होता है, बेसिकली एक प्रोग्राम ही होता है जो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वो मुझे या फिर कोई जो यूज़र होता है जिसने इसको बनाया होता है उसके पास इसको शेयर करने का काम करता है। तो इसको आप नोट करना, लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सर ये हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, दैट सीक्रेटली क्या करता है, ये हमारे पास मॉनिटर करता है आपकी हर एक, देखता है कि आप क्या कर रहे हो, अभी इस टाइम पे क्या कर रहे हो। मॉनिटर यूज़र एक्टिविटी एंड कलेक्ट, और ये क्या काम करेगा, कलेक्ट करेगा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड कलेक्ट्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ओके, मैं इसको इन्फॉर्मेशन छोटे में लिख रहा हूँ, आपने लिख लेना इसको, इन्फॉर्मेशन विदाउट कंसेंट, है ना। मतलब आपको पता नहीं होगा, आपको कोई भी आइडिया नहीं होगा कि ये सारी चीज़ें जो मेरा प्रोग्राम है वो इसको कलेक्ट कर रहा है और मुझे भेज रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, ऐसे प्रोग्राम को हम बोल देते हैं सर स्पाईवेयर बोल देते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको भी आपने क्या करना है, कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो इससे मिलता और क्या क्या चीज़ हैं जो एग्जाम में पूछी गई, जैसे वायरस मैंने आपको बताया ही है कि वायरस के क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वायरस हमारे पास एक ऐसा कोड होता है जो क्या करता है, अटैच हो जाता है किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ और जो यूज़र का डिवाइस होता है या फिर यूज़र का कोड होता है उसको करप्ट करने का काम करता है। कौन करता है सर, हमारा वायरस वो काम करता है। तो इसको अगर आपको लिखना होगा नोट में तो आप इसको ऐसे लिख लेना, नोट में लिखवा देता हूँ इसको मैं आपको। आप इसको ऐसे लिख लेना कि सर ये क्या होता है, हमारे पास मेलिशियस कोड ही होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मेलिशियस कोड होता है जो क्या काम करता है, जिसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, दैट रिक्वायर्स अ होस्ट प्रोग्राम टू अटैच इटसेल्फ, साथ में साथ क्या करता है, इटसेल्फ टू एंड स्प्रेड व्हेन द यूज़र एग्जीक्यूट होस्ट फाइल। ओके, अब इसको मैं थोड़ा आपको इजी में समझा देता हूँ कि होता क्या है। मैंने थोड़ा टेक्निकली यहाँ पे लिखा है, पर आपको इसको इजी समझना है तो आप ऐसे समझ लो। जैसे मान लेते हैं कि आपको क्या करना है, आपको माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इंस्टॉल करना है। ठीक है, ऑफिस इंस्टॉल करना है और वो भी लेटेस्ट वाला, सपोज कर लेते हैं आपको 2021 का ऑफिस इंस्टॉल करना है। ओके, अब आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो है आप क्या करो, इसको खरीद लो, क्योंकि ये क्या होता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, मैंने आपको समझाया था ये कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि सर हमें इसके क्या देने पड़ते हैं, हमें इसका अमाउंट देना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए हमें अगर चाहिए होता है, मुझे इसके लिए अमाउंट देना पड़ता है। पर एक तो तरीका ये आ गया कि आप उसके पैसे दो, दूसरा तरीका आ गया आप किसी वेबसाइट के ऊपर गए, XYZ कोई वेबसाइट थी, वहाँ पे आपने देख लिया कि वहाँ पे एक उन्होंने पूरा का पूरा प्रोग्राम ही आपको फ्री में दे दिया हुआ है। उस प्रोग्राम कौन सा चाहिए था आपको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 चाहिए था, तो उन्होंने आपको पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर था वो फ्री में अवेलेबल करवा दिया है। तो आपने इसको क्या किया, अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कर लिया। तो जैसे आपने इंस्टॉल किया उस टाइम पे तो आपको लगा कि नॉर्मल है, क्योंकि आजकल अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस नहीं है तो वो उसको डिटेक्ट नहीं करता है, तो उस टाइम पे आपके सिस्टम में वो क्या हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। तो जैसे वो इंस्टॉल हो गया, आया किसके साथ है, वो आया है आपके ऑफिस के साथ। क्योंकि यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि जो वायरस होते हैं वो क्या काम करते हैं, जो होस्ट प्रोग्राम होता है, होस्ट प्रोग्राम कौन है, आपको किसकी रिक्वायरमेंट थी, आपको MS ऑफिस 21 की रिक्वायरमेंट थी। और मैंने क्या किया, मान लेते हैं मैं एक हैकर हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने अपना एक कोड था, इस कोड को इसके साथ ऐड कर दिया। ठीक है, मैंने अपना वायरस को किसके साथ ऐड कर दिया, आपके MS ऑफिस के साथ ऐड कर दिया। और आपको क्या कर दिया, इसको फ्री में दे दिया कि जाओ और अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर लो और मज़े से आप ऑफिस को यूज़ कर सकते हो फिर। ओके, तो इससे होता क्या है, इससे फ़र्क पे क्या पड़ता है, आप उसको इंस्टॉल तो कर लेते हो, पर इससे चांसेस किसके बढ़ जाते हैं कि मान लेते हैं मैंने एक अपना ऐसा कोड बनाया है जिसकी हेल्प से क्या कर सकता हूँ, मैं आपकी फ़ाइल को डिलीट कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ, मतलब सारी परमिशंस मैं आपसे उस टाइम पे ले सकता हूँ। तो ये काम कौन करते हैं, हमारे वायरस करते हैं। ओके, समझ गए ना कि कैसा कोड होता है, कि होता है तो सारा चीज़, जो वायरसेस होते हैं एक तरीके से कोड ही होता है। वो कोड कैसा होता है कि जो दूसरे सिस्टम को इफेक्ट करने का काम करता है। और इसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, किसी होस्ट प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मतलब वायरस ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको एक फ़ाइल दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करोगे और आपकी सिस्टम में वायरस की तरह काम करेगा। बेसिकली मैं ऐसा करूँगा, मुझे
आपकी रिक्वायरमेंट मुझे पता है कि आपको ये सॉफ्टवेयर फ्री में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उस सॉफ्टवेयर को क्रैक करूँगा, उसमें अपना कोड इंजेक्ट करूँगा। कोड कौन सा इंजेक्ट करूँगा, जो आपके सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो वो उसमें मैं ऐड करूँगा और आपको वो फ्री में अवेलेबल करवा दूँगा। तो जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो आपका सिस्टम इन द एंड क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद वो करप्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारा जो वायरस है वो काम करता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो यहाँ पे पूछी जाती थी। इसके अलावा जैसे एडवेयर का मैंने बता ही दिया, एडवेयर करता है क्या है, एड्स देता है। इसके अलावा मैंने आपको रैंसमवेयर के बारे में बता दिया था, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रैंसमवेयर भी हमारे पास क्या होता है, एक एक तरीके से मालवेयर होता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं सर, ये हमारे पास क्या होता है, एक तरीके का मालवेयर होता है, जो क्या करता है बेसिकली, मैंने क्या किया है, मैंने आपका कंप्यूटर था, इस कंप्यूटर में मैंने क्या कर दिया, मान लेते हैं मैंने आपके सिस्टम में क्या कर दिया, रैंसमवेयर को इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, मैंने आप सिस्टम पे क्या कर दिया, रैंसमवेयर को इंस्टॉल कर दिया। ओके, अब क्या होता है इस टाइम पे, जैसे मैंने इंस्टॉल कर दिया तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। लॉक बोल लो या फिर इसको आप बोलते हो इनक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा सर, ये हमारा सिस्टम इनक्रिप्ट हो जाएगा। और अब आप चाहते हो कि आपका सिस्टम है वो दोबारा से चालू चलना स्टार्ट हो जाए, तो इसके लिए आपको मुझे क्या देने पड़ेंगे, मुझे कुछ ना कुछ अमाउंट आपको देना पड़ेगा। बेसिकली आपसे मैं कोई अमाउंट चार्ज करूँगा तभी मैं इस आपके सिस्टम को अनलॉक करूँगा। ठीक है, तो अनलॉक करने के लिए आपको मुझे मतलब क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। तो जो इस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, आपके सिस्टम को इनक्रिप्ट कर देते हैं, है ना। और उसके बाद अगर आपको उसको डिक्रिप्ट करना है या फिर उसको अनलॉक करना है तो उसके लिए आपको मुझे कुछ अमाउंट देना पड़ता है। तो उस टाइप के जो सॉफ्टवेयर या फिर उस टाइप के जो हमारे पास मालवेयर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रैंसमवेयर बोलते हैं। ओके, तो ये आपने नोट करके लिए, मैंने आपको पहले लिखवाया भी था तो मैं लिखवाऊंगा नहीं इसको, बस मैंने आपको इसको समझा दिया। इसके अलावा मैंने आपको टॉर्जन हॉर्स बताया था, है ना, टॉर्जन हॉर्स भी होता है हमारे पास। ठीक है, टॉर्जन हॉर्स होता है, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या होता है। इसके अलावा मैंने आपको और कौन सा बताया था, लॉजिक बॉम्ब। एक टॉर्जन हॉर्स और एक हमारे पास कौन था, लॉजिक बॉम्ब। तो आज का होमवर्क रहेगा आपका, आप इन दोनों के बारे में सर्च करेंगे और मुझे इनके जो है पॉइंट्स आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ठीक है, इनको क्या करना है, अपने अच्छे ढंग से अपनी कॉपी पे क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। ठीक है, फिर हम अगला नेक्स्ट चलते हैं अपने। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, एडवेयर यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ईच सेल इन अ वर्कशीट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 इज आइडेंटिफाई बाई अ सेल। बेसिकली होता है कि हर एक अगर सेल को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है ना, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, जैसे मैंने आपको कल समझाया था कि जब आप एक्सेल में क्या करते हो, आपके पास यहाँ पे दो बार होती हैं। कौन कौन सी होती है सर, एक हमारे पास होती है फॉर्मूला की बार, कल मैंने आपको बताया था। एक हमारे पास कौन सी बार होती है, एक हमारे पास होती है फॉर्मूला के लिए एक बार होती है, ये हमारी होती है फॉर्मूला बार। और दूसरी तरफ मैंने बताया था हमारे पास क्या होता है, एक नेम बॉक्स होता है। और नेम बॉक्स के अंदर क्या होता है, जिस भी आप करंटली सेल के ऊपर हो, जैसे मान लेते हैं आप A2 सेल के ऊपर हो, तो A2 कहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपके नेम बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो ये मैंने कल आपको समझा दिया था। तो जो A2 है, A2 को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं रेफरेंस, कि हम किसकी बात कर रहे होते हैं। हर एक जो सेल होता है उसका क्या होता है, एक तरीके से एक यूनिक नंबर होता है। यूनिक नंबर क्या होता है, जैसे ए क्या आ गया हमारे पास, नेम ऑफ द कॉलम, नेम ऑफ द कॉलम। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि नेम ऑफ द कॉलम क्या, ए आ गया, और टू क्या आ गया हमारे पास, नेम ऑफ द रो, नेम ऑफ द रो। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम अपनी एक्सेल की शीट देखेंगे, जब हम अपनी एक्सेल की शीट देखेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पे मेरा ए होगा और यहाँ पे 1 2, तो A2 का मतलब कौन सा सेल आ गया सर, हमारा ये वाला सेल आ गया, है ना। ये वाला सेल क्यों आ गया, क्योंकि सर हमारा ऊपर से ए हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है और टू हमारा यहाँ पे है, मतलब हम जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन दोनों सेक्शंस को, तो वहाँ पे मेरा क्या मिल जाता है, मुझे एक सेल मिल जाता है। और इसी सेल को हम क्या बोल देते हैं कि एक हमारा सेल कहाँ पे डिटेक्ट करता है हमें, अगर मुझे सेल का रेफरेंस देखना होगा तो मैं क्या बोलूँगा, ये सेल कहाँ पे है, ये सेल हमारा सर A2 पर है ना। A2 क्या आ गया, ए आ गया नेम ऑफ द कॉलम, और टू क्या आ गया, नेम ऑफ द हमारा रो। और यही क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जब आप कोई रेफरेंस देते हो किसी भी एक्सेल में तो आप कैसे देते हो, तो आप बोलते हो कि हमारा जो सेल होता है वो नेम ऑफ द कॉलम, सबसे पहले नेम ऑफ द कॉलम आता है, उसके बाद फॉलो करता है किस चीज़ को, नेम ऑफ द रो को वो फॉलो करता है। और हम उसको कैसे लिखते हैं, A2 करके लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी करवाई हैं, तो उनको आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो एग्ज़ाम रेलिवेंट बनती हैं। तो एक चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि हमारे पास कुछ रेफरेंसेस होते हैं जो कि कौन से होते हैं, एक तरीके से एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है। इसको आप नोट कर लेना कॉपी पे, बस मैं करवा देता हूँ आपको इसको ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको क्या करना है, इसको अच्छे ढंग से कॉपी पे नोट करके लिख लेना है।
जैसे एक मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बेटा क्या होता है, एक रेफरेंस होता है जो यूज़ करता है डॉलर साइन का। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि फिल इन द ब्लैंक्स, कौन सा जो रेफरेंस होता है कि विच सेल रेफरेंस इन एक्सेल यूजेज डॉलर सिंबल। ओके, इसको हम क्या बोल देते हैं, डॉलर का सिंबल बोल लो या फिर साइन बोल लो। डॉलर साइन का क्या करता है, यूज़ करता है किसके लिए, टू लॉक द रो, या तो वो लॉक करेगा किसी रो को या फिर वो लॉक करेगा किसी कॉलम को। ठीक है, टू लॉक द रो एंड कॉलम, जो क्या करते हैं आपस में कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। तो इसके लिए हम जब डॉलर सिंबल का यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस टाइप के रेफरेंस को हम क्या बोल देते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं सर हमारा कौन सा बन जाता है, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे पास 3 रेफरेंस होते हैं। एक होता है हमारे पास सिंपल, है ना, जिसको हम रिलेटिव बोलते हैं। मैंने 3 बताए थे ना आपको। एक मैंने बताया था, एक हमारे पास होता है बेटा रिलेटिव, दूसरा आता है हमारे पास एब्सोल्यूट, और तीसरा आता है हमारे पास कौन सा, मिक्स। 3 टाइप के हम क्या पढ़ते हैं एक्सेल में, सेल के रेफरेंसेस पढ़ते हैं। तो रिलेटिव एक होता है, एब्सोल्यूट, और तीसरा आता है मिक्स। तो अब आपने एक और पॉइंट ऐड करना है अपने एब्सोल्यूट के अंदर कि सर जब हमें एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाना होता है तो हम कौन सा सिंबल का यूज़ करते हैं एक्सेल में, सर हम डॉलर सिंबल का यूज़ करते हैं। और एब्सोल्यूट सिंबल रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि यदि हमें अपने जो सेल है या फिर सेल का कोई भी फॉर्मूला है या फिर कोई भी वैल्यू है, अगर उसको लॉक करके रखना है या फिर किसी कॉलम या फिर रो को एक तरीके से लॉक करके रखना है, तब हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर, सर हम डॉलर सिंबल का यूज़ करते हैं। और इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, सर इसको हम बोल देते हैं हमारी एब्सोल्यूट रेफरेंस। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तो इसको भी क्या करना है, आपने अच्छे ढंग के कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो मैंने आपको एक दो चीज़ें और लिखवाई थी कि सर हमारे पास क्या होते हैं, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन कौन सी होती हैं, जैसे मैंने बताया था कि जब आप एक्सेल में क्या करते हो, कोई नंबर लिखते हो, है ना, जैसे आप नंबर लिखते हो, जैसे आप लिखते हो 1 2 3, तो 1 2 3 आपको कहाँ दिखता है। और वहीं आपका दूसरा मैंने बताया था कि जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है, टेक्स्ट जैसे लिखते हो, जैसे आप ABC लिखते हो, तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो आपके नंबर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, राइट साइड पे होते हैं, और जो आपका टेक्स्ट होता है वो कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है। और ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था और बच्चों ने इसका राइट आंसर भी दिया था। तो इसको जिन बच्चों को नहीं पता है तो आपने इसको नोट करना है कि सर जब हम किसी भी सेल के अंदर क्या करते हैं, कोई न्यूमेरिक वैल्यू, अब न्यूमेरिक वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 2 3 आ गया, जैसे न्यूमेरिक वैल्यू आप सभी को पता है जो हमारे पास नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना। तो जब भी आप इस टाइप का डाटा एंटर करते हो कहाँ पे, आपके किसी ना किसी सेल के अंदर, तो अब क्या होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे अलाइनमेंट होती है, उसकी राइट हैंड साइड पे अलाइनमेंट होती है। तो इसको आपने लिखना है, जब क्या होता है, मैं सिंपल लिखाऊंगा यहाँ पे कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा होता है, न्यूमेरिकल डाटा होता है वो कहाँ पे होता है, सर वो हमारा राइट अलाइंड होता है, राइट अलाइंड होता है। ओके, और यही अगर मैं बात करूँ कि जब आप बात करते हो किसी टेक्स्ट डाटा की, जब आपके पास डाटा किस फॉर्मेट में है, टेक्स्ट की फॉर्मेट, जैसे ABC आ गया, किसी का नाम आ गया, तो जो इस टाइप का डाटा होता है वो क्या होता है, वो आपका लेफ्ट अलाइन होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आपने नोट करके लिख लेना। बाकी सेल के बारे में बता ही दिया था मैंने ना, सेल होता क्या, जैसे मैं अब यहाँ पे एक चीज़ बना रहा हूँ ना, यहाँ पे एक सेल, तो सेल होता क्या है बेसिकली, ये हमारे पास एक इंटरसेक्शन होता है किसका, रो और कॉलम का। तो इसको भी लिख लेना, लिखना हो जिस बच्चों ने लिखा नहीं है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं सर सेल। ओके, अब इसको समझना हो तो आप ऐसे समझ लो, जैसे आपकी एक्सेल की ऐसी शीट होती है, ओके, एक्सेल की ऐसी शीट होती है, तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज़ आती हैं, यहाँ पे कॉलम स्टार्ट होते हैं ABCD, और यहाँ पे आपके रो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे आप बताओ कि C2 कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे सर C तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, C हमारा कहाँ स्टार्ट हुआ, C हमारा सर यहाँ से स्टार्ट हुआ, और 2 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब ये देखो दोनों आपस में कहाँ पे मिलेंगे, ये दोनों आपस में कहाँ पे मिल रहे हैं, सर ये हमारा 2 हमारा यहाँ से चला और यहाँ पे मिला, और C हमारा यहाँ से चला और यहाँ पे मिला। अच्छा, आप इस सेल के ऊपर पहुँच गए, तो जब आप इस सेल के ऊपर पहुँच गए तो ये कौन सा आपका सेल बन गया, सर ये हमारा C2 सेल बन गया। और सेल होता ही क्या है, सर ये हमारे पास इंटरसेक्शन होता है किसी रो और कॉलम का। अब कॉलम क्या है हमारा, कॉलम हमारा C आ गया, और 2 हमारा क्या आ गया, रो आ गया।
ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपने ये सारी चीज़ें समझनी है और अच्छे से नोट्स बना के लिखने हैं, क्योंकि जितना आपको बेसिक क्लियर होंगे उतना ही आपको, जितने हम एडवांस क्वेश्चंस करेंगे आपको उतना ईजिली वो चीज़ें समझ आएंगी। तो आपने नोट करके लिख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सबसे पुराना टाइप ऑफ सीपीयू कौन सा होता है। बेसिकली शायद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि हमारे पास अलग अलग टाइप के कोर होते हैं। तो जो सबसे पुराना होता था वो कौन था, हमारे पास सिंगल कोर होते थे। सबसे जो पुराने होते थे इसमें कौन सा होता था, सिंगल कोर होता था। अब सिंगल कोर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपका एक कंप्यूटर है, उसमें क्या होता है, एक प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो अगर वो माइक्रो प्रोसेसर एक ही आपके कंप्यूटर के अंदर लगा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सिंगल कोर बोल देते हैं, है ना। तो इसको आप ऐसे नोट कर सकते हो कि सर इट कंटेन ओनली क्या करता है, वन प्राइमरी, कि इसके पास सिर्फ एक ही होगा, वन प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, वन प्राइमरी क्या होगा, प्रोसेसिंग यूनिट होगा। वैसे ही मैंने आपको डुअल कोर के बारे में बताया था। डुअल कोर के पास क्या होगा, बेसिकली इसके पास दो तरीके से क्या होंगे, प्रोसेसिंग यूनिट होंगे। ओके, तो आप इसको ऐसे नोट कर सकते हो, सर ये क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोसेसर। ये सर हमारे पास एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर होता है जो क्या करता है, विच फैसिलिटेट्स क्या फैसिलिटेट करता है आपको, टू इंटीग्रेटेड, मतलब दो क्या होंगे इसके, क्योंकि यहाँ पे डुअल है, डुअल का मतलब क्या होता है, दो। तो टू इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग यूनिट वर्किंग इन पैरेलल। ओके, वर्किंग इन पैरेलल। ओके, समझिए आप, इसका मतलब क्या है कि जब मैं सर सिंगल कोर की बात करता हूँ तो मान लेते हैं मेरा कंप्यूटर है, इसमें अपना एक ही प्रोसेसर होगा। ठीक है, अगर इसके पास अपना एक ही प्रोसेसर होगा तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सिंगल कोर बोल देते हैं, इसका अपना एक ही प्रोसेसर है। पर वही मान लेते हैं मेरा कंप्यूटर एक है, ओके, पर उसके पास भी क्या है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर तो एक ही होता है, पर माइक्रो प्रोसेसर को अगर मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूँ, ठीक है, दो हिस्सों में अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ये मेरा क्या बन जाता है, ये मेरा डुअल कोर बन जाता है। ठीक है, डुअल कोर का फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो काम आपका अकेला पर्सन करेगा, वहाँ पे डुअल कोर में क्या होता है, वही काम को दो पर्सन आपस में मिलकर करते हैं। ठीक है, तो अब डबल मान लेते हैं कोई एक पर्सन है, उसको मैंने क्या बोला कि आप क्या करो, कोई एक काम है उसको करो। ठीक है, मैंने क्या किया, मेरे पास मान लेते हैं कोई 5 घंटे का काम है, सपोज कर लेते हैं। एक तरफ आ गया, एक पर्सन ए आ गया, इसको मैंने बोला कि भाई तूने 5 घंटे का काम करना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे ही लगेगा। पर वही तरफ मैंने क्या किया, मैंने दो पर्सन डिप्यूट कर लिए, इनको मैंने बोला कि आपको 5 घंटे का काम है, तो अब ये 5 घंटे का काम कितने देर में कर देंगे, वो 2.5 घंटे में कर देंगे, क्योंकि 2.5 घंटे में एक काम करेगा, 2.5 घंटे में दूसरा काम करेगा। तो इससे हमें क्या लग रहा है पता है, कि जब हम क्या करते हैं, जितने कोर इंक्रीज़ करते हैं उतनी हमारी क्या हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, या फिर हमारी एफिशिएंसी होती है कंप्यूटर की, वो बढ़ जाती है। तभी तो आप देखोगे जितने अभी आपके पास लेटेस्ट मोबाइल आते हैं, चाहे आपके लेटेस्ट कंप्यूटर होते हैं, तो वहाँ पे आप देखना, जब आप प्रोसेसर देखोगे स्पेसिफिकेशन में, तो वहाँ पे लिखा होता है डुअल कोर, क्वाड कोर, है ना। तो वो क्यों लिखे होते हैं, कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसको कितने टुकड़ों में तोड़ा है, तो जितने ज़्यादा टुकड़ों में उसको तोड़ा होगा उतना आपका सिस्टम क्या होगा, एफिशिएंट होगा। ये आपने याद रखना है, उतना आपका सिस्टम पावरफुल होगा। तो ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं जो रियल टाइम एग्जांपल में यूज़ आती हैं सारी की सारी। जब आप कभी कोई चीज़ परचेज़ करोगे या कुछ चीज़ करोगे आगे फ्यूचर में, तो आप ये सारी अगर चीज़ें अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा कि सर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ है, आपने क्या करना है, इनको नोट करके लिख लेना। बाकी देखो कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको करवाई थी, जैसे एएलयू क्या काम करता है, जितने हमारे पास अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो एएलयू हैंडल करने का काम करता है। सीयू के बारे में मैंने आपको बताया था, सीयू क्या काम करता है, बेसिकली जितने हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, अगर मुझे उनको कोऑर्डिनेट करवाना है या फिर मुझे उनको डायरेक्शन देनी है, तब मैं किसी यूनिट का यूज़ करता हूँ, सर मैं सीयू का यूज़ करता हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिखवाई थी। अब उसी चीज़ में आपको कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बताए थे कि जब हम अपने कंप्यूटर की स्पीड को मेज़र करते हैं तो उसको हम किस में मेज़र करते हैं, बेसिकली हम उसको हर्ट्ज़ में मेज़र करते हैं, है ना। तो अगर एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप बताओ कि जो आपकी क्लॉक स्पीड होती है, क्योंकि ज़रा ज़्यादा अगर टेक्निकली पूछा जाए तो वहाँ पे ऐसा लिखा होता है, वहाँ पे स्पीड नहीं लिखा होता है, वहाँ पे क्लॉक स्पीड लिखा होता है। तो क्लॉक स्पीड होता है कि बेसिकली क्लॉक स्पीड को आप मेज़र करते हैं, मेजर्ड इन गीगा हर्ट्ज़, कि जो आपकी क्लॉक स्पीड होती है उसको आप गीगा हर्ट्ज़ में मेज़र करते हो, जिसको GHz बोलते हैं शॉर्ट में। और ये क्या करता है, बेसिकली ये डिक्टेट करता है, किस चीज़ को डिक्टेट करता है, कि एक सेकंड में जो आपका CPU है उसने कितने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया है।
ओके, ये चीज़ समझ आ गई। अब मैं इसको आपको लिख देता हूँ, फिर मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि होता है कि बेसिकली ये मेज़र करता है, क्या करता है, क्लॉक स्पीड मेज़र करता है गीगाहर्ट्ज़, जो क्या करता है इनडायरेक्टली, क्या काम करता है, डिक्टेट करता है, मतलब एक तरीके से आपको बताने का काम करता है। डिक्टेट हाउ मैनी इंस्ट्रक्शंस आर हाउ मैनी इंस्ट्रक्शंस आर processed by CPU विद इन अ सेकेंड। ठीक है, विद इन अ सेकेंड मतलब एक सेकेंड के अंदर जो आपका CPU होता है उसने कितनी इंस्ट्रक्शंस को क्या किया है, समझ लिया है या फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया है, उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं क्लॉक स्पीड। ओके, तो ये कुछ पॉइंट होते हैं, इनको आपने क्या करना है, नोट में अच्छे करके लिख लेने हैं। तो देखो यहाँ पे जो हमारी क्लॉक स्पीड होती है, आप इसको ऐसे समझ लो, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप अपना ये क्या करते हो, सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब हम इस चीज़ को थोड़ा अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने आपको बताया था हमारे पास क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर में सर हमारे पास क्या होती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, कोई भी आप सॉफ्टवेयर होते हो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, इंस्ट्रक्शन 4। जैसे मैंने सॉफ्टवेयर आपको एग्जांपल दे दिया था कि मान लेते हैं आपने क्या बनाया, एक अपना ऐड का एक अपना प्रोग्राम बना दिया, है ना, ऐड का अपना एक सॉफ्टवेयर बना दिया कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वैल्यूज़ को प्लस करेगा, जैसे कैलकुलेटर होता है ना, तो वैसे समझ लो आपने अपना एक कैलकुलेटर बना दिया। तो उस कैलकुलेटर में क्या स्टेप्स रहते हैं, तो पहला स्टेप ये रहता है कि आपको कोई एक यूज़र से वैल्यू चाहिए होती है, वो आप बोलते हो कि हमें एक वैल्यू 1 दो, फिर आप बोलते हो कि वैल्यू नंबर 2 दो, फिर आप क्या करते हो, दोनों वैल्यू को प्लस करते हो, ऐड करते हो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को, और लास्ट में जो रिजल्ट आता है उसको क्या देते हो, यूज़र को बता देते हो। तो इससे आपको क्या लग रहा है पता कि सर जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसमें अपनी कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, है ना। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कितनी है, मेरे पास 4 इंस्ट्रक्शंस हैं। तो यही चीज़ अगर मैं स्पीड के बारे में बता दूं कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक सेकंड में कितनी इंस्ट्रक्शन, जैसे मान लो यहाँ पे 4 इंस्ट्रक्शन है, और जो मेरा कंप्यूटर है या फिर जो मेरा माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या करता है, एक सेकंड में सिर्फ 2 ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर पाता है या फिर समझ पाता है। तो मेरी क्लॉक स्पीड कितनी हो जाएगी, या फिर मेरे कंप्यूटर की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो मैं बोलूँगा सर मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी, टू मतलब 2 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है, 2 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड या फिर 2 गीगाहर्ट्ज़, इसको सपोज कर लो कि 2 गीगाहर्ट्ज़ का टाइम लग रहा है उसको, तो मैं बोल दूंगा कितना टाइम लगा, बेसिकली 2 गीगाहर्ट्ज़ का उसको टाइम लगा। कितने इंस्ट्रक्शंस के लिए सर, हमारी 2 इंस्ट्रक्शंस के लिए। ओके, समझ आ गया क्या मतलब है, सिंपल बोलने का मतलब है कि जब आप जितने इंस्ट्रक्शंस एक हमारे पास CPU उसको एक सेकंड के अंदर एग्जीक्यूट कर लेता है उसको हम बोल देते हैं हमारी क्लॉक स्पीड। ओके, तो इसको क्या करना है, आपने अच्छे ढंग से कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए होते हैं, और चाहे आप बेसिक की बात कर लो चाहे आप एडवांस की बात कर लो, तो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट्स पूछे गए हैं। ठीक है, हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट इज आल्सो नोन एज लाइन प्रिंटर पोर्ट। तो लाइन प्रिंटर पोर्ट होते क्या है, बेसिकली लाइन प्रिंटर पोर्ट हम यूज़ कब करते हैं, जब हमें क्या करना पड़ता है, अपने प्रिंटर को अटैच करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है लाइन प्रिंटर पोर्ट, तो इसका मतलब है कि ये किसका यूज़ करेगा, पैरेलल पोर्ट का यूज़ करेगा। क्योंकि जब मैंने आपको बेसिक की क्लासेस करवाई थी तो मैंने आपको एक चीज़ पहले कन्वे कर दी थी कि जब भी बात की जाएगी पैरेलल पोर्ट की, तो पैरेलल पोर्ट आपका कहाँ पे लगता है, एक तो आपका स्कैनर में काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, प्लस दूसरा आपका प्रिंटर में। तो बस वही चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी कि जब आप क्या कर रहे हो, एक प्रिंटर में अपना एक पोर्ट ऐड कर रहे हो, उस पोर्ट का नाम क्या था, लाइन प्रिंटर पोर्ट, तो वो किस टाइप का पोर्ट होता था, तो वो हमारा किस टाइप का पोर्ट होता था, वो बेसिकली हमारा पैरेलल पोर्ट होता था। ओके, ये बेसिकली अभी तो नहीं यूज़ होता है, ये हमारे जो पुराने सिस्टम थे या पुराने प्रिंटर थे वहाँ पे इसको काफ़ी यूज़ किया जाता था। और अभी रिसेंटली एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब हमारे पास जो LPT होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लाइन प्रिंटर पोर्ट बोलते हैं बेसिकली, वो कितने का होता है, वो कितने पिन का होता है, तो ये हमारे पास 25 पिन पोर्ट होता है। ठीक है, कि इसका बोलने का मतलब क्या है कि जब आप इस पोर्ट में अपना कोई की अटैच करोगे तो उसमें कितने, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कितने उसमें होल्स होंगे या फिर कितने उसमें छेद होंगे, तो वो इस टाइप का होगा, और इसमें टोटल कितने पिन्स होंगे, 25 हमारे पास पिन्स होंगे। ओके, तो ये बेसिकली एग्जाम में एक बार पूछा गया था, तो आपने क्या करना है, इसको भी अच्छे ढंग से नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो मैंने आपको HDMI पोर्ट का बता दिया था, कल मैंने आपको VGA पोर्ट के बारे में बता दिया था कि हमारे पास VGA पोर्ट होता है, एनालॉग होता है, HDMI हमारे पास
डिजिटल पोर्ट होता है, प्लस जो HDMI हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे मुझे कोई भी चीज़ अगर हाई डेफिनेशन में दिखानी है तब हम HDMI पोर्ट का यूज़ करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो अगर आपको इसमें थोड़ा एक और प्लस पॉइंट ऐड करना है तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो कि सर जब हम नेटवर्किंग पढ़ते हैं तो आपने हमें बताया था कि हमारे पास एक RJ45 का क्या होता है, एक पोर्ट होता है। ठीक है, ये आपने हमें बताया था कि हमारे पास क्या होता है, एक RJ45 का पोर्ट होता है। अब देखो RJ45 पोर्ट काम क्या करता है, क्या बताया था मैंने आपको RJ45 के बारे में कि बेटा जो RJ45 होता है, जब आप अपना ईथरनेट का कनेक्शन बनाते हैं या फिर आप बोलते हैं ना लोकल एरिया नेटवर्क अगर अपना बनाते हो, तो वहाँ पे जो आप एक्चुअल में कोई कनेक्शंस वगैरह देते हो तो आप किसके थ्रू देते हो, आप अपने RJ45 के थ्रू देते हो। तो RJ45 भी क्या होता है, हमारे पास एक पोर्ट होता है। और RJ45 कहाँ पे यूज़ किया जाता है सर, हमारा ईथरनेट के लिए यूज़ किया जाता है। अब ईथरनेट क्या होता है, बेसिकली एक हमारे पास एक लोकल नेटवर्क ही होता है, हम बोल देते हैं, जो एक तरीके से विद द हेल्प ऑफ वायर को नेटवर्क को बनाया गया होता है, उसको हम बोल देते हैं ईथरनेट, हमारा नेटवर्क बोल देते हैं। और जो हमारा ईथरनेट होता है इसका IEEE स्टैंडर्ड पूछा जाता है एग्जाम में। इसको कितना होता है, 802 पॉइंट क्या होता है, 3 होता है किसका, हमारा ईथरनेट का IEEE स्टैंडर्ड। ये एग्जाम में सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी देखो RJ45 का और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि RJ45 कितने पिन का है। जैसे हमारा मैंने बताया ना आपको, जो आपका LPT है या फिर जो आपका लाइन प्रिंटर पोर्ट है, ये कितने का होता है, ये आपका 25 पिन का होता है। कि जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे वहाँ पे टोटल 25 पिन्स होती थी। पर वहीं अगर मैं RJ45 की बात करूँ तो ये हमारे पास 8 पिन का कनेक्टर होता था, या फिर अभी भी यूज़ किया जाता है, होता नहीं है बेसिकली, अभी भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का होता है, जब आप इसको देखोगे ना कभी, तो ये कुछ इस तरीके का होता है। और यहाँ पे कितनी होती है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके 8 पिन्स होती हैं। ओके, तो ये शायद मैंने जब इसका पटवारी का शायद लास्ट टू लास्ट लेक्चर लिए थे तो वहाँ पे भी मैंने बताया था, डायग्राम भी थी वहाँ पे बाकायदा, कि कुछ हमारे पास इस टाइप का पोर्ट होता है RJ45 पोर्ट, जो क्या काम करता है, अगर आपको एक सिस्टम को कनेक्ट करना है दूसरे के साथ, तब आप किसका यूज़ करते हो, किस पोर्ट का यूज़ करते हो, आप RJ45 पोर्ट का यूज़ करते हो, है ना। जिसको हम क्या बोल देते हैं, लोकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास लैन पोर्ट है कि नहीं है। जैसे आप कहीं दुकान में जाओगे या फिर कहीं आप अपने ऑफिस में कभी कभी सिस्टम को कनेक्ट करोगे इंटरनेट के साथ, तो आप क्या बोलोगे कि यार मेरे सिस्टम में लैन पोर्ट देखना, चेक करना कि है कि नहीं है। तो लैन पोर्ट का मतलब ही क्या होता है, आप किस पोर्ट की बात कर रहे होते हो, आप RJ45 की बात कर रहे होते हो। तो ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, आपने ये सारी की सारी समझनी होती हैं। इसके अलावा जितने भी हमने आपने पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास LPT होता है, इसके अलावा जो हमारे पास AVG मतलब VGA होता है, ये सारे के सारे अभी तो रिप्लेस कर दिए गए हैं। किसके द्वारा रिप्लेस कर दिए गए हैं, हमारे USB के द्वारा। कि USB हमारे पास एक लेटेस्ट हम बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी आ गई है, जो क्या करती है, इसको फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस। जिसको नहीं पता वो लिख लेना, इसको बोल देते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, तो जो हमारे पास USB होती है आजकल, तो ये एक तरीके से मॉडर्न स्टैंडर्ड बन गई है। अब जितने भी आप देखते हो ना, जितने भी कंप्यूटर हैं, चाहे लैपटॉप हैं, चाहे आपका कोई भी डिवाइस है, उसमें आप देख लोगे सबसे कॉमन पोर्ट आपका कौन सा मिल जाएगा, USB पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एग्ज़ाम में एक बार पूछ ही लिया गया था कि आप बताओ कि जो हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं या फिर मॉडर्न हमारे पास डिवाइस हैं, उसमें जो पैरेलल या फिर सीरियल पोर्ट या फिर USB पोर्ट, बताओ इनमें से कौन सा है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या था, आपका USB। क्योंकि अगर आप रियल टाइम में भी देखोगे तब भी आपको USB ही देखने को मिलेगा। और देखो, अगर हम थोड़ा हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, अगर पोर्ट की ही बात कर रहे हैं, तो मैंने एक आपको बताया था, जिन बच्चों ने शायद मेरे पास पढ़ा है तो उनको पता है, मैंने एक पोर्ट बताया था PS2 पोर्ट करके। जैसे आजकल तो आप देखते हो ना, कीबोर्ड और माउस आप क्या करते हो, सिंपल आप देखते हो USB पोर्ट से आप क्या करते हो, अपना कीबोर्ड वगैरह अटैच कर देते हो अपने कंप्यूटर के साथ। पर अगर हम पुराने सिस्टम देखें तो वहाँ पर हमारे पास ना USB पोर्ट नहीं होता था। वहाँ पे अगर आपको अपना कीबोर्ड अटैच करना है अपने कंप्यूटर के साथ, ठीक है, कंप्यूटर मतलब मान लेते हैं आपका अपने CPU के साथ क्या करना है, अपने कीबोर्ड को अटैच करना है। तो इसको अटैच करने के लिए ना हमारे पास एक पोर्ट होता था, ठीक है, जिसको मैं थोड़ा यहाँ पे डार्क कर दे रहा हूँ। जो हमारे पास ये पोर्ट होता था, इस पोर्ट का नाम होता था हमारे पास PS2 पोर्ट। और ये एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जो आपका PS2 पोर्ट है ये कहाँ पे यूज़ किया जाता था। तो आपने लिखना है कि सर ये हमारे पास जो पुराने कीबोर्ड और एक तरीके से माउस होते थे, अगर हमें उनको कनेक्ट करना था तब हम कौन सा पोर्ट यूज़ करते थे, PS2 पोर्ट का यूज़ करते थे। इसको आप ऐसे नोट कर लेना कि ये क्या था, एक तो हमारे पास ट्रेडिशनली, हाँ ट्रेडिशनली बोल लो या फिर इसको ओल्ड बोल लो, ट्रेडिशनल बोल लो या फिर ओल्ड बोल लो। ओल्ड क्या होता है बेसिकली, इट वाज अ ट्रेडिशनली पोर्ट या फिर ओल्ड पोर्ट, जो जो क्या होता था, यूज्ड फॉर कनेक्टिंग, यूज फॉर कनेक्टिंग लेगेसी, है ना, लेगेसी समझते हो ना, जो पुरानी चीज़ होती है ना, लेगेसी कीबोर्ड्स एंड माउस, कीबोर्ड्स एंड माउस,
इसके लिए हम कौन सा पोर्ट यूज़ करते थे सर? हम PS2 पोर्ट का यूज़ करते थे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको आपने अच्छे ढंग से नोट्स बना के लिखना है। ऐसे नहीं करना है कि इनको बस सुना और छोड़ दिया, ये सारे आपने नोट्स बना के लिखने हैं। बाकी देखो इससे मिलता जुलता एक और चीज़ जो पूछी गई थी एक बार, कि आपको पता है कि फायर वायर एक हमारे पास क्या होता था, एक हाई स्पीड इंटरफेस होता था, ठीक है। एक हमारे पास एग्ज़ाम पूछा गया था एक बार कि फायर वायर क्या होता है। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता था, पुराने टाइम में हाई स्पीड इंटरफेस होता था। ओके, हाई स्पीड क्या होता था, इंटरफेस होता था। जैसे हम आजकल HDMI यूज़ करते हैं ना, तो उस टाइम पे फायर वायर काफ़ी पॉपुलर था। ये भी हमारा हाई स्पीड इंटरफेस होता था, और इसका IEEE स्टैंडर्ड एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था। जिनका शायद प्रोग्रामर का एग्ज़ाम होगा वो इसको नोट कर लेना कि इसका IEEE स्टैंडर्ड पूछा गया था 1394। ठीक है, किसका था ये? हमारे पास फायर वायर बोर्ड का ये जो पूछा गया था IEEE स्टैंडर्ड। तो इसको क्या था, ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको क्या करना है, आपने अच्छे ढंग से नोट करके लिख लेना है। ठीक है, तो फिर हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखो एक क्वेश्चन के साथ आपकी जो मल्टीपल जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी आपने क्या करना है, अच्छे ढंग के क्या करना है, नोट बना के लिख लेना है। ये कल को मैं नेक्स्ट टाइम आपसे पूछूंगा, ये सारे क्वेश्चन आपने मुझे बताने हैं ये सारे। ओके, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइसेज इज नोन एज VDU, जिसको हम बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट हम किसको बोल देते हैं, हमारे मॉनिटर स्क्रीन को बोल देते हैं। ओके, तो क्योंकि विजुअल का मतलब ही क्या होता है, जहाँ पे आपको एक्चुअल में कोई ना कोई चीज़ विजुअली डिस्प्ले होगी, तो उसको हम बोल देते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, आपका मॉनिटर यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। बाकी देखो प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर से हमारा आउटपुट डिवाइस होता है ना, ये मैंने आपको बता ही दिया था। ये क्या काम करता है सर, हमें फिजिकल कॉपी या फिर हार्ड कॉपी, फिजिकल कॉपी बोल लो या फिर आप बोलो हार्ड कॉपी, इसको हमें देने का काम करता है। स्कैनर क्या है, जस्ट इसका उल्टा होता है। ये हमारे पास सर इनपुट डिवाइस होता है, ये हमें सॉफ्ट कॉपी देता है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी हमें देने का काम करता है ना। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछी गई हैं, तो उनको क्या करना है, आपने नोट करके लिख लेना। बाकी देखो इससे मिलता जुलता एग्ज़ाम पूछा था लाइट पेन के बारे में, कि हमारे पास बेटा एक लाइट पेन होता है। लाइट पेन क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक ना लाइट सेंसिटिव कंप्यूटर इनपुट डिवाइस होता है ये। अगर आपको इसको लिखना हो तो आप ऐसे लिखना, इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव कंप्यूटर इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर का क्या होता है, ये हमारे पास इनपुट डिवाइस होता है, जो क्या करता है, इसको लिख लेना, यूज्ड टू, क्या करता है बेटा ये, सेलेक्ट, यूज्ड टू सेलेक्ट, किस चीज़ को सेलेक्ट करता है, या तो आपके पास कोई ड्राइंग होगी या फिर कोई टेक्स्ट और ड्राइंग, या फिर इसके अलावा, या फिर आप कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, चाहे आप ड्राइंग को सिलेक्ट करो, या फिर एनी ऑब्जेक्ट ऑन अ CRT मॉनिटर। CRT बोलो या फिर कोई आपका जो मॉनिटर है जो लाइट पेन को सपोर्ट करता है, वो क्या कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ लाइट पेन क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता है, या फिर किसी ड्राइंग को सिलेक्ट कर सकता है, या फिर किसी ना किसी टेक्स्ट को भी वो क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। ओके, तो ये लाइट पेन होता है क्या, हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है, और साथ ही साथ ये क्या हमारे पास एक लाइट सेंसिटिव हमारे पास क्या है, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनको क्या करना है, अपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एक सेकेंड, विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू बुक मार्क द करंट वेब पेज ऑन अ वेब। देखो अगर आपको क्या करना है, बुक मार्क करना है किस चीज़ को, अपने वेब पेज के ऊपर। जैसे आप गूगल क्रोम में या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट एज में अपना कोई वेब पेज देखते हो और आप चाहते हो उसको मुझे नेक्स्ट टाइम भी देखना है, तो आप उसको क्या कर लेते हो सर, हम उसको बुक मार्क कर लेते हैं। तो बुक मार्क करने के लिए शॉर्टकट कमांड कौन सी यूज़ करते हो आप, Ctrl+D का यूज़ करते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम में ना Ctrl+D का ही यूज़ किया जाता है अगर आपको बुक मार्क करना हो। बाकी देखो इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे Ctrl+I दे रखा है। Ctrl+I बेसिकली आप MS वर्ड में देखते हो, है ना। वर्ड में ये क्या काम करता है सर, ये हमें किसी टेक्स्ट को अगर हमें क्या करना है, इटैलिक करना है, ठीक है, किसी टेक्स्ट को हमें इटैलिक में कन्वर्ट करना है, तब हम Ctrl+I का यूज़ करते हो। इटैलिक होता है कि जैसे आप नॉर्मल ABC ऐसे लिखते हो, तो जब आप इसको इटैलिक में कन्वर्ट कर दोगे तो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, ABC ऐसे करके हो जाता है, तो इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, इटैलिक करना। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी। कंट्रोल भी आपको पता है क्या करता है सर, ये हमारा बोल्ड करने का काम करता है। Ctrl+N क्या काम करता है, बेसिकली अगर आपको क्या करना है, कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है, ठीक है, चाहे नई अगर आपको विंडो ओपन करनी है या फिर कोई नया डॉक्यूमेंट अगर आपको ओपन करना है, उसके लिए शॉर्टकट कमांड हम Ctrl+N का यूज़ करते हैं। बाकी देखो अगर हम ब्राउज़र की ही बात कर रहे हैं तो एक चीज़ एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जा रही है, वो कौन सी है हमारे पास, Ctrl+H। Ctrl+H हम किसके लिए यूज़ करते हैं, अगर आपको क्या करना है, बेसिकली अपनी हिस्ट्री चेक करनी है
है ना। अगर आपको क्या करनी है, अपनी हिस्ट्री चेक करनी है कि आपने क्या क्या चीज़ें पहले देखी हैं, हिस्ट्री बोल लो या फिर अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री बोल लो, ठीक है। अगर आपकी हिस्ट्री या फिर आपकी ब्राउजिंग ही जो हिस्ट्री है, अगर आपको उसको चेक करना है, उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हो, कंट्रोल एच का आप यूज़ करते हो, है ना। बाकी जैसे मैंने आपको कल कौन कौन सी बताई थी, कल मैंने आपको बताया था एक कंट्रोल प्लस टी का मैंने बताया था, और दूसरा मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे इन दोनों का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कल, और मुझे इसका कमेंट चाहिए नीचे, आपने क्या पढ़ा है कल और कितना आपको समझ आया, मुझे इसके बारे में आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। कंट्रोल टी से क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट टी से क्या होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो सारी की सारी शॉर्टकट्स हैं जो एग्ज़ाम में माइट भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी क्या करना है, आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो, अगर रिफ्रेश की पूछी जाए तो F5 या फिर दूसरी आती है हमारे पास कंट्रोल प्लस आर, ये दोनों की दोनों किसके लिए हेल्पफुल होती है, अगर आपको क्या करना है, अपने वेब पेज को रिफ्रेश करना है, ठीक है। बेसिकली आपको क्या करना है, जब रिफ्रेश या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, कि आपको किसी पेज को रीलोड करना है, रिफ्रेश या फिर रीलोड क्या करना है, करंट वेब पेज को, करंट वेब पेज को अगर आपको क्या करना है, रीलोड या फिर रिफ्रेश करना है, तो उसके लिए आपके पास दो कमांड्स होती हैं, या फिर अब आप फंक्शन की F5 का यूज़ कर लो, या तो आप कंट्रोल प्लस आर का यूज़ कर लो, है ना। ये बेसिकली जितने भी वहाँ पे लेटेस्ट, चाहे एज की बात कर लो, चाहे आप क्रोम की बात कर लो, वहाँ पे दोनों पे एप्लीकेबल होते हैं, चल पड़ते हैं वहाँ पे। बाकी इसके अलावा एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है काफ़ी कि अगर आपको अपना डाउनलोड चेक करना है, ठीक है, अगर आपको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं आपने कोई चीज़ डाउनलोड करी है, तो उसको डाउनलोड टैब को देखने के लिए या फिर डाउनलोड सेक्शन को देखने के लिए शॉर्टकट कमांड कौन सी होती है, या फिर डाउनलोड मैनेजर को ओपन करने के लिए, तो वो होती है हमारे पास कंट्रोल प्लस जे। ये सारी आपने नोट करनी है कॉपी पे, कल को मैं पूछूंगा इन सभी को आपको। तो कंट्रोल जे क्या होता है बेटा आपका, ये बेसिकली ओपन करता है, किस चीज़ को ओपन करता है, ओपन द डाउनलोड मैनेजर, डाउनलोड मैनेजर, ठीक है। डाउनलोड मैनेजर बोल लो या फिर इसको मैनेजर बोल लो या फिर डाउनलोड सेक्शन बोल लो, जैसा आपको ठीक लगे आप अपने बिहाफ पे उसको लिख लेना। पर आपको ये याद रखना है कि कौन सी शॉर्टकट कमांड होती है, कंट्रोल प्लस जे हमारी होती है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, इनको आपने क्या करना है, अच्छे ढंग से अपने कॉपी पे नोट्स बना के लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये सारा हो गया। बाकी नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर यूज टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर। देखो ट्रांजिस्टर किसने यूज़ किया था सर, सेकंड जनरेशन में। यह आपने हमें बेसिक में पता नहीं कितनी बार बताया, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अब देखो ट्रांजिस्टर को किसने रिप्लेस किया था, हाँ बेसिकली जो वैक्यूम ट्यूब थे उसको किसने रिप्लेस किया था, उसको ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया था। क्योंकि जो हमारी वैक्यूम ट्यूब्स थे, वैक्यूम ट्यूब कहाँ पे यूज़ होते थे हमारे सर, फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होते थे। तो इनको रिप्लेस किया था किन्होंने, ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया था। तो जैसे ट्रांजिस्टर आए, तो ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन को बिलोंग करते हैं हमारे सर, सेकंड जनरेशन को बिलोंग करते हैं। अब देखो सेकंड तो आ गया, थर्ड जनरेशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं, कि थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी थी तो जो आई थी। क्योंकि सर आपने हमें चलो इसका बता दिया कि इसमें कौन से थे, वैक्यूम ट्यूब थे, सेकंड में हमारे ट्रांजिस्टर थे, तो सर थर्ड में कौन से थे, थर्ड में बेटा आपके आईसीज आ गए थे, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोल देते हैं। इंटीग्रेटेड हम क्या बोल देते हैं इसको, सर्किट बोल देते हैं। इसको क्या करना है, अपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो इंटीग्रेटेड सर्किट होता कुछ नहीं है, जैसे मान लो ये मेरी आ गई चिप, ये चिप किस तरीके की चिप है, ये मेरी आ गई सिलिकॉन की चिप। याद रखना है कि जितने हमारे पास सिस्टम्स होते हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली मटेरियल यूज़ किया जाता है एक चिप बनाने के लिए, तो वो कौन सा होता है, वो सिलिकॉन होता है। तो सिलिकॉन के ऊपर मान लो मैंने यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा दिए काफ़ी ज़्यादा जो मैंने ट्रांजिस्टर लगा दिए, तो इसी चीज़ को हमने क्या बोल दिया, इंटीग्रेटेड सर्किट। कि जो ट्रांजिस्टर बेचारा अकेला था पहले वो काम करने के लिए, अब उसी ट्रांजिस्टर को मैंने छोटा कर दिया और एक मान लेते हैं एक शीट के ऊपर बड़े सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर मैंने लगा दिए। तो जब ये सारे ट्रांजिस्टर एक ही जगह पे मैंने लगा दिए, तो इसका मैंने नया नाम रख दिया इंटीग्रेटेड सर्किट। कि मैंने जो सर्किट्स थे उनको आपस में जोड़ जोड़ के इंटीग्रेट करके एक नया अपना एक इन्वेंशन कर दी। तो नई इन्वेंशन कौन सी होगी मेरी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम बोलते हैं आईसी। तो ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं इनको आपने नोट करके लेना था। बाकी फोर्थ में कौन से आ गए थे, फोर्थ में सर हमारे माइक्रो प्रोसेसर आने स्टार्ट हो गए थे। और माइक्रो प्रोसेसर जैसे आए थे तो आपने सर हमें कुछ पॉइंट्स बताए थे इसके बारे में, कि सर हम वहाँ पे किस टाइप की इंटीग्रेशन यूज़ करते थे। क्योंकि देखो आईसी तो आपको लग गया पता कि आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, किसको इंटीग्रेट कर रहे हो आप, जो आपके पास ट्रांजिस्टर वगैरह थे या फिर जो अदर हमारे पास इक्विपमेंट, तो आप क्या कर रहे हो, उनको इंटीग्रेट कर रहे हो। पर वैसे जब हम फोर्थ में चले जाते हैं तो हम वहाँ पे क्या पढ़ते हैं सर, एलएसआई पढ़ते हैं, या फिर हम क्या पढ़ते हैं, वीएलएसआई। तो एलएसआई और सर वीएलएसआई क्या होता था, ये भी बेसिकली
सिलिकॉन चिप के ऊपर अगर आपने क्या किया, मान लेते हैं कि पहले आप यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट में 10 चीज़ों को यूज़ कर रहे थे, पर जैसे आप माइक्रो प्रोसेसर में आए तो वहाँ पे आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे आपने LSI में मान लेते हैं 100 छोटे छोटे सिस्टम लगाने यहाँ पे चिप के अंदर स्टार्ट कर दिए, और VLSI में मान लेते हैं आपने 200 लगाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, वैसे 200 100 200 लगते नहीं है, ज़्यादा लगते हैं, पर जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ कि होता क्या है मतलब इसका। तो LSI का मतलब क्या आता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कि आपने अब क्या किया, पहले तो आप छोटा छोटा इंटीग्रेट कर रहे थे, तभी आपने नाम रखा इंटीग्रेटेड सर्किट, पर आप क्या कर रहे हो, अब आपने अमाउंट बढ़ा दिया उसका, है ना, तब इसको क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल की क्या आपने कर दी, इंटीग्रेशन कर दी। कौन सी जनरेशन में करी सर, हमने फोर्थ जनरेशन में करी। इसके अलावा VLSI भी कौन सी जनरेशन में करी आपने, मतलब पहले तो आपने लार्ज करी, फिर आपका मन नहीं, फिर आपने इसको और बड़ा कर दिया, 100 से आपने कितना कर दिया, 200। जो एक तरीके से सर्किट से या फिर एक तरीके से कंपोनेंट्स थे उनको, उनका साइज़ 100 से कितना कर दिया, 200 कर दिया। कि पहले एक जगह पे मैं 100 चीज़ें लगा रहा था, अब एक ही जगह पे मैंने 200 चीज़ें लगाने स्टार्ट कर दी। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको आप लिख लेना, क्योंकि आप थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, मैंने आपको बताया था पहले ही। तो इनको भी क्या करना है, आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी फिफ्थ जनरेशन का भी मैंने आपको बताया था, उसको हम क्या बोलते हैं, ULS है, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो इनको आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो, अगर हम बात कर ही लेते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में है, जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जा रहा है क्वेश्चन, कि कौन सी ऐसी मेमोरी थी जो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ की गई थी। तो आपने याद रखना कि सर हमारे पास एक मैग्नेटिक ड्रम होते थे जो हम यूज़ करते थे कहाँ पे, हमारे फर्स्ट जनरेशन में। और किसके लिए यूज़ करते थे, एज अ मेमोरी हम यूज़ करते थे कहाँ पे, फर्स्ट जनरेशन में। तो ये सारे पॉइंट हैं, इनको आपने नोट करके लिखना है अपने सिस्टम के अंदर या फिर अपने कॉपी के अंदर। बाकी देखो, एक क्वेश्चन था, पूछा गया था एग्ज़ाम में कि बताओ ऐसा कौन सा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था जो टोटली बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर काम करता था। तो वो कौन था, आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। तो आप इसको नोट करके लिखना होगा, तो आप इसको ऐसे लिख लेना इसी के साथ, फर्स्ट जनरेशन के अंदर, कि हमारे पास क्या होता थे फर्स्ट जनरेशन में, कि द कंप्यूटर्स विच बिलोंग्स टू फर्स्ट जनरेशन, which belongs to first generation rely only, या फिर relied, अगर हिस्ट्री की बात करें ना, relied on मशीन लैंग्वेज को ही हमने क्या बोलते हैं, हम उसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले बेसिक क्लासेस में समझाया है, अब नहीं समझाऊंगा इसको मैं, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब आपको माइंड में ऐसे बैठ जानी चाहिए। मैंने आपको बताया था बाइनरी क्या होता है ना, कि बाइनरी और मशीन लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है, कि मतलब होता क्या है बेसिकली, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी कि बाइनरी एक्चुअल में 0 1 की लैंग्वेज होती है, पर अगर आप उसको एज अ सर्किट की फॉर्म में यूज़ कर रहे हो तो उसको आप क्या बोल देते हो, मशीन लैंग्वेज बोल देते हो, है ना। मशीन ऑन ऑफ कर रहे हो तो उसको आप मशीन लैंग्वेज की फॉर्मेट में कंसीडर करते हो, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, बाइनरी लैंग्वेज बोल देते हैं। तो जैसे कंप्यूटर होते हैं जो पूरे के पूरे रिलाई होते हैं मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर, किसके लिए, टू परफॉर्म ऑपरेशंस। तो वो कौन से होते हैं ऑपरेशन, आप समझते हो ना, कि अगर आपको प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, या फिर आपको कोई अपने लॉजिकल ऑपरेशंस बनाने हैं या एग्जीक्यूट करने हैं, तो उसके लिए आपको चलाने के लिए आपको पूरी की पूरी जो कोड है वो किस में लिखना पड़ता था, मशीन लैंग्वेज में लिखना पड़ता था। तो वो कौन सी जनरेशन थी, वो हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर होते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर सेकंड की बात कर लें तो सेकंड में सर कौन सा यूज़ करते थे हम, अगर अब फर्स्ट में हम मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे तो सेकंड में कौन सा यूज़ करते थे। तो आपने याद रखना है, सेकंड में आप किसका यूज़ करते थे, असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते थे। और मैंने असेंबली लैंग्वेज को आपको बताया था, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो क्या करती है, निमोनिक्स का यूज़ करती है। ठीक है, निमोनिक्स सर होते क्या हैं, निमोनिक्स आप ऐसे समझ लो, जैसे हम अगर हम तो इसको कंपेयर कर लें कि हमारे पास एक बाइनरी लैंग्वेज है, दूसरी तरफ आ गई हमारे पास एक असेंबली लैंग्वेज, एक तरफ बाइनरी आ गई, दूसरी तरफ आ गई मेरी असेंबली लैंग्वेज। ओके, अब देखो, जो बाइनरी लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूँ, मुझे किसी चीज़ को प्लस करना है, जैसे मान लो मुझे 20 + 30 करना है, तो मुझे बाइनरी में मान लो ऐसे लिखना पड़ा है, 0 0 0 1 0 0 ऐसे करके लिखना पड़ रहा है। पर असेंबली में उसको मैं कैसे लिखूँगा, ऐड 20, 30। ओके, समझ आ गया। असेंबली का मतलब क्या होता है, कि जो हम मशीन लैंग्वेज में 0 1 0 1 की फॉर्मेट में कुछ कोड अपना लिख रहे थे, उसको अब मैंने थोड़ा एक नॉर्मल या फिर एक ऐसा कोड में लिख दिया ताकि उसको मैं ईजिली समझ पाऊँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं ईजिली समझ ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, ऐड किसको करना है, 20 और 30 का मुझे ऐड करना है। तो जो इस टाइप की लैंग्वेज होती है जहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम निमोनिक्स का यूज़ कर रहे हैं। अब निमोनिक्स क्या आ गया, जैसे ऐड क्या है, ऐड भी एक हमारा सर निमोनिक है।
ओके। तो इसको इस टाइप की लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। और ये कौन सी जनरेशन से स्टार्ट होगी हमारी, सर सेकंड जनरेशन ऑफ द जो हमारा हिस्ट्री होती है वहाँ से ही, कंप्यूटर से वहाँ स्टार्ट होगी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो मैंने आपको बताए थे। बाकी मैंने बताया था कि जब आपको ऐड 20 और 30, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर बेटा हमेशा कौन सी लैंग्वेज समझता है, 0101 ही समझता है। पर जब अपना आपने कोड अपना असेंबली में लिखा है, तो असेंबली का कोड अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर बताया था। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। उस लैंग्वेज ट्रांसलेटर का क्या नाम होता है, असेंबलर। तो अब कल को मैं क्वेश्चन पूछूं, बताओ कि असेंबली लैंग्वेज का कोड मशीन लैंग्वेज में या फिर बाइनरी लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, सर वो हमारा असेंबलर करता है। ओके, क्योंकि क्यों करता है, क्योंकि हमें सर ये इतना पता है कि कंप्यूटर हमारा सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, उसको कोई लेना देना नहीं है। आप उसको ऐड लिख रहे हो या फिर प्लस लिख रहे हो, मल्टीप्लाई कुछ भी वैल्यू लिख रहे हो, अगर आपको कंप्यूटर से काम करवाना है तो आपको उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर समझता ही मशीन लैंग्वेज है। बस इतना सा फंडा है। चाहे आप अपनी लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज में अपना कोड लिखोगे, इन द एंड वो कोड कहीं ना कहीं जाके लास्ट में जाके आपका क्या बनेगा, 01 की फॉर्म में कन्वर्ट होके एग्जीक्यूट होगा। बस आपने ये बेसिक फंडा अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, असेंबलर आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो देखो एक क्वेश्चन का जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे वो मैंने आपको सारे लिखवा दिए। बाकी इन्फॉर्मेशन तो और भी बहुत है, पर अभी के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसके लिए अभी तक आप इतना ही रखो यहाँ पे। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो मैथ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मैथ और ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करते हैं, कौन कौन से अवेलेबल है हमारे पास एक्सेल 365 के अंदर। तो अगर इसी की बात कर लेते हैं तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ABS फंक्शन। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर मैथ के फंक्शन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा ABS फंक्शन राइट आंसर बन जाता है, क्योंकि ये हमें क्या देता है, एक तरीके से हम बोलते हैं ना कि एब्सोल्यूट, एक तरीके से वैल्यू देने का काम करता है। ठीक है, ABS को हम बोलते क्या हैं, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन बोल देते हैं इसको हम, ABS को। ये क्या काम करता है, बेसिकली हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर एक बोल देते हैं हम, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम मुझे कोई पॉजिटिव वैल्यू लेनी है ना तो वो मुझे देने का काम करता है। अगर आप सर हम इसका थोड़ा एग्जांपल बता देंगे, तो जैसे एग्जांपल अगर आपको समझ ना हो तो अभी कभी आप एक्सेल में ट्राई करना इसको, इक्वल टू ABS करके, और इसके अंदर वैल्यू डाल देना। मान लो आपने 10 डाल दिया, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं, तो इसकी आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, इसका आपके पास रिजल्ट क्या आएगा। और मान लेते हैं आपने यही किया ABS और यहाँ पे डाल दिया -10, तो इसका आपको रिजल्ट क्या आएगा। तो देखो चाहे आपने वैल्यू में कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, जैसे मान लो, क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो बाई डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है, प्लस ही होता है, वो तो आपको पता ही है, नॉर्मल मैथ है। तो जहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखा है, मतलब ABS के अंदर आपने सिर्फ 10 लिखा है, तब आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। पर जहाँ आपने ABS के अंदर -10 लिखा है ना, तो वहाँ पे भी आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, 10 ही मिलेगा। क्योंकि जो हमारा ABS फंक्शन है वो क्या काम करता है, वो हमेशा हमें आउटपुट में क्या देता है, हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है। ये ऐसा बंदा है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, बस ऐसे समझना है आपने। ये ऐसा बंदा है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, चाहे आप उसको जितना भी नेगेटिव बोलो, वो बोलेगा भाई मैं उसको हमेशा मैं पॉजिटिव ही रहूँगा, चाहे तू मुझे जितना मर्जी नेगेटिव चीज़ दे दे, मैं हमेशा रहूँगा पॉजिटिव। तो बस वैसे ही काम करता है हमारा ABS फंक्शन। तो इसको आपने नोट करके लिख लेना। बाकी देखो यहाँ पे और कौन कौन से फंक्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे देखो लॉजिकल फंक्शन दे रखे हैं। तो लॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली ये कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं बेसिकली आपको कोई चीज़ है कि नहीं है। लॉजिकल फंक्शन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ है कि नहीं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे बताओ कि 20 इज़ लेस देन 30, ये स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे सर यस ये ठीक है। तो बस वैसे ही काम करता है हमारा लॉजिकल फंक्शन। बेसिकली वो क्या करता है, जैसे आपने कोई एक्सप्रेशन दे रखा है उसको देखता है, चेक करता है कि 20 इज़ लेस देन 30, अगर ठीक है तो आपको रिजल्ट में देगा 1, अगर वो गलत है तो रिजल्ट में कितना देगा आपको 0। ठीक है, 20 इज़ लेस देन 30, तो आपको रिजल्ट में कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसा नहीं सोचना कि कोई वैल्यू लिख के देगा, वो सिर्फ आपको 1 या 0 लिख के देगा। 1 कब देखा, जब आपका लॉजिकल फंक्शन की जो एक्सप्रेशन की जो आंसर है, मतलब जो आपने 20 इज़ लेस देन 30 लिखा, ये अगर सत्य है तभी आपको 1 देगा, अगर सत्य नहीं है तो आपको क्या देगा, वो 0 देगा। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे इनको क्या करना है, कॉपी पे आपने नोट करके लिख लेना। बाकी देखो इससे मिलते जुलते और क्या क्या फंक्शन है, वैसे मैंने आपको मोड फंक्शन करवाया था। मोड फंक्शन क्या होता है, एक सर हमारे पास मोड फंक्शन होता है जो क्या करता है, हमेशा रिमाइंडर देने का काम करता है। ठीक है, जो हमारे पास रिमाइंडर होता है ना उसको देने का काम करता है। आपने सर हमें इसका एग्जांपल बताया था, जैसे मान लेते हैं आप क्या कर रहे हो, मोड के अंदर आपने डाल दिया 10,2 या फिर 10,3 आपने डाल दिया। ठीक है,
तो इससे होगा क्या, ये बेसिकली इसको डिवाइड करेगा, 3 का 9, और लास्ट में रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया। तो जब आप इसको इस फंक्शन को चलाओगे, मोड फंक्शन को चलाओगे, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा सर, आपके पास आंसर आएगा मतलब वापस आपको क्या मिलेगा, 1 आपको मिलेगा। क्योंकि मोड फंक्शन करता क्या है सर, हमें हमेशा रिमाइंडर मतलब जो हमारा शेष वाला होता है ना, उसको देने का काम करता है। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं इनको क्या करना है आपने अच्छे ढंग से कॉपी पे नोट करके लिख लेना है, ठीक है। तो चलो आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको मैं आगे आपको डिटेल में करवा दूंगा। तो जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताया ना, इनको आपने क्या करना है, कॉपी पे अच्छे ढंग के नोट करके लिख लेना है। हाँ ठीक है, इसके अलावा कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी रहती है आपके मन में, तो वो मुझे नीचे आप कमेंट करके पूछ लिया करो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।